morning students, how are you? Today during this lecture we will start the new chapter of civics, chapter number 3rd, and the name of the chapter is why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट शब्द का अर्थ क्या होता है। पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ एनी कंट्री. It is a law making body of any country. In India, the parliament consists of the representatives which are elected by election, by the role of election, by the ordinary peoples, and they form a parliament and they make laws for the benefit of those common people. तो पार्लियामेंट का अर्थ है कि एक लॉ मेकिंग बॉडी जो कि लोगों की भलाई के लिए लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स की सहायता से बनी होती है और उनकी भलाई के लिए काम करती है. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है. तो आवश्यकता पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब 1885 में जनरल A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, उसके बाद से धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग उठानी शुरू की कि जो भी अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो भी कानून बनाते हैं भारतीयों के लिए, उसके अंदर कुछ भारतीयों को शामिल किया जाए, कुछ हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया जाए जो कि ये देख सकें, इस पर नज़र रख सकें कि कौन सा कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर रही है, ब्रिटिश संसद जो पास कर रही है भारतीयों के लिए, वो हमारे लिए भला है या हमारे लिए खराब है, हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उसके लिहाज से किस तरीके से है. तो सन 1909 में उनकी मांगों को मान लिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा और कुछ भारतीयों को, जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडिया के, उनको लॉ मेकिंग बॉडी में शामिल किया गया. तो इस प्रकार से शुरुआत हुई लॉ मेकिंग बॉडी में पार्टिसिपेशन की. और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को शामिल किया गया. तो हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से या क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट की किसी भी देश के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. तो पहला जो उद्देश्य है वो है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट की सबसे पहली ज़रूरत है कि जो हमारी राष्ट्रीय जो सरकार है उसको सेलेक्ट करने के लिए, सरकार को सेलेक्ट करने के लिए मतलब कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए जो पार्लियामेंट है उसकी ज़रूरत है. जैसे जब चुनाव होते हैं तो जो आम जनता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो आम जनता है क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, जो कि हमारी भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए मुद्दे उठाते हैं और काम करते हैं. ठीक है. जो पार्लियामेंट होती है इसके दो मुख्य अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा. लोकसभा के अंदर क्या आता है कि पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है और इंडिया के अंदर टोटल लोकसभा की यदि हम बात करें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनमें से सभी स्टेट्स को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई हैं. तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 543 प्लस 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. तो टोटल मिलाकर 545 मेंबर्स हो जाते हैं लोकसभा के, जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं. और गवर्नमेंट वही बनाते हैं जैसे जब इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शन होते हैं, तो क्या होते हैं, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतारती हैं मैदान में, हर एक स्टेट से, पूरे देश से. तो जो वो उम्मीदवार जीतते हैं जिस भी पार्टी के, और वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं. सरकार बनाने के लिए जो टोटल बहुमत चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, वो कितना होता है, यदि हम जो हाफ सीट्स हैं उससे एक ज़्यादा, यानी 543 का जो हाफ कर दें और उससे एक ज़्यादा जो पार्टी सीट लेकर आएगी उसी को जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए राष्ट्रपति जी आमंत्रित करेंगे. ठीक है. तो ये है लोकसभा, जो कि एक पिलर है पार्लियामेंट का. जो लोकसभा के चुने हुए
जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोला जाता है एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जाकर हमारे जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, हमारी समस्याएं हैं जो उनको आगे देश के सामने, पूरे देश के सामने रखते हैं। मंत्रिमंडल बनाया जाता है। जो पार्टी जीतती है, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, वो क्या करती है, अपना एक मुखिया मनोनीत करती है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, उसके नीचे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग विभाग अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं जो कि वहाँ काम करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको विपक्ष में रखा जाता है, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुना जाता है उसमें से, जो कि जो सरकार बनी है उसके कामकाज पर, अपोजिशन का काम क्या होता है कि सरकार जो बनी है उसके कामकाज के ऊपर नजर रखना। ठीक है, तो इस तरीके से लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा। अब जो दूसरा पिलर है राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है, राज्यसभा लोकसभा होती है, इसी प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको मनोनीत करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी, जो भी बिल या जो भी कानून लोकसभा से पास किया जाता है, क्योंकि लोकसभा में क्या है कि लोकसभा के अंदर तो ज़्यादातर सदस्य जो बड़ी पार्टी है उसी के सदस्य ज़्यादातर होते हैं, कोई भी कानून इजीली पास हो जाता है। राज्यसभा के अंदर क्या है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, सभी पार्टीज के मेंबर्स जो है हर 2 साल बाद लगभग 1/3 मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कानून एक बार लोकसभा में पास हुआ उसको दोबारा उसको राज्यसभा में लेके जाया जाता है, और राज्यसभा के अंदर जब वो कानून पास हो जाता है तब राष्ट्रपति जी के पास उसको फाइनल सबमिशन के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है। अब यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 235। इसके अलावा 10 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, कोई खेल के क्षेत्र से, कोई कला के क्षेत्र से, कोई विज्ञान के क्षेत्र से। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 245 सदस्य राज्यसभा के अंदर